गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट व्यापारिक संनियम का टॉपिक हानि रक्षा या क्षतिपूर्ति के अनुबंध अर्थात कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को आज हम ई कंटेंट के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। सर्वप्रथम हम इसका अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करते हैं। परिभाषा के अंतर्गत भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 में इसकी परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत क्या है? हानि रक्षा अनुबंध से आशय एक ऐसे अनुबंध से है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को किसी ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो उसे स्वयं वचनदाता के अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुँचे। जो व्यक्ति हानि से बचाने के लिए वचन देता है उसे हानि रक्षक और कहते हैं, और जिसको वचन दिया जाता है अथवा जिसकी हानि होती है उसे हानि रक्षाधारी कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, अजहर सचिन को 5 लाख रुपए के ऋण के संबंध में कपिल के व्यवहार से होने वाली हानि को पूरा करने का अनुबंध करता है। ये अनुबंध हानि रक्षा या क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। अजहर हानि रक्षक है तथा सचिन हानि रक्षाधारी है। इस तरह से इस परिभाषा से दो बातें स्पष्ट होती हैं अगर विवेचन किया जाए तो। पहली, स्वयं वचनदाता के आचरण से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति, और दूसरा, किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि की क्षति की क्या है कि वो उसकी गारंटी, एक पक्षकार उसकी गारंटी देता है। इसे हम हानि रक्षा या क्षतिपूर्ति का अनुबंध के नाम से जानते हैं। इसमें एक विस्तृत परिभाषा और दी गई है जो कि अंग्रेजी राजनियम के अनुसार है। अंग्रेजी राजनियम क्या कहता है? हानि रक्षा का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो वचनदाता की ओर से किए गए व्यवहार के परिणाम स्वरूप हुई हो। हानि रक्षा राजनियम इस अंग्रेजी राजनियम द्वारा दी गई परिभाषा हानि रक्षा अनुबंधों के लिए एक रामबाण परिभाषा है, क्योंकि इस परिभाषा के अंतर्गत ये स्पष्ट किया है कि कारण चाहे कोई भी हो, हानि रक्षाधारी को उसकी वास्तविक हानि की पूर्ति हानि रक्षक द्वारा होनी चाहिए। अर्थात इस परिभाषा के अनुसार मानवीय कृत्य या आचरण से हानि हुई हो अथवा किसी अन्य कारण से हानि पहुंची हो, ऐसी हानि को हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत ही माना जाएगा। भारतीय न्यायालयों ने अंग्रेजी राजनियम द्वारा दी गई परिभाषा को स्वीकार कर अनेक निर्णय दिए हैं। इस प्रकार हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत हानि चाहे मानवीय आचरण के कारण हुई हो या अन्य किसी कारण से हुई हो, वह हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत ही मानी जाएगी। इस प्रकार हानि रक्षा अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत हानि रक्षाधारी को किसी प्रकार की हानि होती है तो उसकी पूर्ति हानि रक्षक करेगा। इस तरह से हानि रक्षा अनुबंध का आपको अर्थ शायद समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे है हानि रक्षा अनुबंध के आवश्यक तत्व क्या हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसमें सबसे पहला है दो पक्षकारों का होना। सामान्य अनुबंध की भांति
हानि रक्षा के अनुबंध में भी दो पक्षकार होते हैं, जिन्हें हम प्रस्ताव करने वाला अर्थात हानि रक्षा, और जो प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला होता है उसे हम हानि रक्षाधारी कहते हैं। दूसरा तत्व है इसका वैध ठहराव का होना। हानि रक्षा अनुबंध की उत्पत्ति के लिए वैध ठहराव का होना आवश्यक है, अर्थात इसमें एक पक्षकार हानि रक्षा का वैध प्रस्ताव करता है और दूसरा पक्षकार ऐसे वैध प्रस्ताव की वैध स्वीकृति देता है, तभी वैध ठहराव की उत्पत्ति होती है। तीसरा है गर्भित या स्पष्ट अनुबंध हो सकता है। हानि रक्षा का अनुबंध स्पष्ट या गर्भित हो सकता है। इस प्रकार स्पष्ट अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकते हैं, जबकि गर्भित अनुबंध का सामान्यतः पक्षकारों के आचरण एवं व्यवहार अर्थात मामले की परिस्थितियों से पता चल जाता है। तीसरा है चौथा है इसमें बिंदु क्षतिपूर्ति का वचन। हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत एक पक्षकार अर्थात हानि रक्षक दूसरे पक्षकार अर्थात हानि रक्षाधारी को ऐसी हानियों से जो उसके स्वयं के आचरण से या किसी अन्य पक्षकार के आचरण से होने वाले हानि से बचाने का एवं क्षतिपूर्ति का वचन देता है। इस अनुबंध की मुख्य विषय वस्तु क्षतिपूर्ति का वचन ही होता है। अगला पांचवा बिंदु है इसका आवश्यक तत्वों में वैध अनुबंध के लक्षण। जैसा कि स्पष्ट है, हानि रक्षा का अनुबंध सामान्यतः अनुबंध का ही एक विशिष्ट भाग है। अतः हानि रक्षा के अनुबंध में भी वे सभी लक्षण विद्यमान होने चाहिए जो सामान्य अनुबंध में होते हैं, जैसे ठहराव, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, स्वतंत्र सहमति, वैधानिक उद्देश्य, वैधानिक प्रतिफल व ठहराव का स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न होना आदि लक्षण आवश्यक रूप से विद्यमान होने चाहिए। अगला आवश्यक तत्वों में लक्षणों में है इसका दायित्व की उत्पत्ति। हानि रक्षा अनुबंधों का यह एक विशिष्ट लक्षण है कि हानि रक्षाधारी को वास्तविक रूप में हानि होने पर ही हानि रक्षा के अनुबंध में हानि रक्षक का दायित्व उत्पन्न होता है, अर्थात हानि नहीं होने पर हानि रक्षक का दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। अगला है इसमें वास्तविक क्षतिपूर्ति, एक्चुअल कंपेंसेशन। हानि रक्षा के अनुबंध में हानि रक्षाधारी को केवल उसी हानि की पूर्ति की जाएगी जो उसे वास्तविक रूप में हुई है, चाहे अनुबंध के अंतर्गत धनराशि अधिक ही क्यों न हो। अगला बिंदु है इसका सद्विश्वास का अनुबंध। ये भी क्या है कि हानि रक्षा के आवश्यक तत्वों में है और आवश्यक लक्षणों में गिना जाता है। हानि रक्षा का अनुबंध पूर्णतः सद्विश्वास का अनुबंध होता है। अतः किसी भी पक्षकार को छल, कपट, धोखा या मिथ्या वर्णन का सहारा लेकर हानि रक्षा का अनुबंध नहीं करना चाहिए। अगला लक्षणों में है इसमें नौवां, हानि स्वयं, वचनदाता अथवा अन्य किसी व्यक्ति के आचरण से हो सकती है। हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि क्षतिपूर्ति तभी दी जा सकती है जबकि ऐसी क्षति स्वयं वचनदाता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुंची हो। और अगला है इसमें हानि रक्षाधारी के आचरण से नहीं। इसका मतलब है हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत यदि हानि रक्षाधारी के स्वयं के आचरण या स्वयं के कारण या आचरण से हुई हो तो ऐसी दशा में हानि रक्षाधारी ऐसी हानि की पूर्ति हानि रक्षक से करवाने का अधिकारी नहीं होगा। ये हानि रक्षा अनुबंध के कुछ आवश्यक तत्व अथवा लक्षण हैं जिनसे ये पता लगता है कि यह अनुबंध हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत आता है या नहीं आता है।
अब आगे इसमें है हानि रक्षाधारी के अधिकार क्या क्या है। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, क्या अधिकार है। अब आप देखिए पहला अधिकार है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, अर्थात क्लेम फॉर डैमेजेज। हानि रक्षाधारी को हानि रक्षक से वे सभी हानियाँ जो उसे ऐसे किसी बात के संबंध में उठानी पड़ी हों जिसमें हानि रक्षा का वचन लागू होता हो, इस प्रकार हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत दिए वचन के परिणाम स्वरूप जो भी हानि हुई हो उन सभी को हानि रक्षाधारी हानि रक्षक से प्राप्त करने का अधिकारी है। और दूसरा है इसका अधिकार में व्ययों की प्राप्ति, क्लेम ऑफ कॉस्ट। हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत हानि रक्षाधारी को हानि रक्षक से वे सभी व्यय प्राप्त करने का अधिकार है जो उसने ऐसे किसी बात को प्रस्तुत करने या उस बात का बचाव करने के लिए उचित रूप में व्यय किए हों, अर्थात उसे चुकाने पड़े हों। लेकिन ऐसा अधिकार हानि रक्षाधारी को तभी प्राप्त होता है जबकि उसने हानि रक्षक के आदेशों व निर्देशों का पालन किया हो, हानि को रोकने के लिए विवेक व बुद्धि का भरसक प्रयोग किया हो, अधिकारों की सीमा में व्यय किए हों और ऐसा करना उचित हो, उसी दशा में उसको हानि रक्षाधारी को व्यय प्राप्त करने का अधिकार हानि रक्षक से होता है। और तीसरा है इसमें अधिकारों में चुकाए गए धन की प्राप्ति। इसका मतलब क्या है, रिकवरी ऑफ ऑल सम्स पेड। हानि रक्षाधारी को हानि रक्षक से ऐसी समस्त धनराशि को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसने हानि रक्षाधारी किसी ऐसे बात के समझौते की शर्तों के अंतर्गत चुकाया हो, यदि हानि रक्षाधारी हानि रक्षक के आदेशों निर्देशों का पालन नहीं करता है, विवेक व बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, शर्तों का उल्लंघन करता है, तो ऐसी दशा में उसे ऐसी धनराशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। तो इस तरह से हानि रक्षाधारी के कुल 4 अधिकार हैं जो कि हमने इनको गिनाए हैं। पहला क्षतिपूर्ति का प्राप्त करने का अधिकार, व्ययों की प्राप्ति का अधिकार और चुकाए गए धन की प्राप्ति का। 3 अधिकार इस हानि रक्षाधारी के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अब अगला है इसी में हानि रक्षक के अधिकार, अर्थात अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत हानि रक्षक के अधिकारों को स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर हानि रक्षक के अधिकार को हम यहाँ ई कंटेंट में बता रहे हैं। पहला है स्थान ग्रहण का अधिकार। इसका क्या मतलब है, हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत हानि रक्षक का यह एक अति महत्वपूर्ण अधिकार है जब हानि रक्षक के द्वारा हानि रक्षाधारी को क्षतिपूर्ति कर देने के बाद हानि रक्षक हानि रक्षाधारी का स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी दशा में उसको वे सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो क्षतिपूर्ति करने से पूर्व हानि रक्षाधारी को तीसरे पक्षकार के विरुद्ध प्राप्त थे। इसी को हम स्थान ग्रहण का अधिकार कहते हैं। दूसरा है इसमें हानि रक्षाधारी के नाम से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। इसमें क्या है, हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत यदि हानि रक्षक ने हानि रक्षाधारी को हुई क्षति की यदि क्षतिपूर्ति कर दी हो, तो ऐसी दशा में एक हानि रक्षक अर्थात क्षतिपूर्तिकर्ता को हानि रक्षाधारी अर्थात क्षतिपूर्तिधारी के नाम से तीसरे पक्षकार पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और तीसरा अधिकार है हानि रक्षक का क्षतिपूर्ति की राशि तक
सीमित अधिकार। हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत हानि रक्षक ने जितनी धनराशि की क्षतिपूर्ति हानि रक्षाधारी को की है वह उतनी ही सीमा तक या उतनी ही धनराशि के लिए तीसरे पक्षकार पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा। और चौथा है हानि रक्षक के अधिकारों में क्षतिपूर्ति से मना करने का अधिकार। इसका क्या मतलब है? हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत हानि रक्षक को यह अधिकार है कि यदि हानि रक्षाधारी को हानि रक्षा अनुबंध के क्षेत्र के बाहर के कारणों के परिणाम स्वरूप हानि पहुंची हो तो ऐसी दशा में हानि रक्षक हानि रक्षाधारी को क्षतिपूर्ति देने से मना करने का अधिकार रखता है। इस तरह से हानि रक्षक के कुल 4 अधिकार इसमें बताए गए हैं। इस तरह से आज हमने आपको हानि रक्षा अनुबंध का कंटेंट के माध्यम से अध्ययन किया है। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के नाम से भी जानते हैं। ये अनुबंध आपके महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार है और ये आपके मुख्य मेन एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।